गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अकाउंटेंसी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के लिए जो हमारी बेस है, थ्योरी जो बेस है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम IND-AS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को करने के लिए बेटा हमें कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स को पहले समझना होगा, तभी हम अकाउंटिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या चीज़ है, कंसेप्ट क्या चीज़ है। आप जानते हैं बेटा कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे अगर इंग्लिश सीखते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट्स, ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सब चीज़ें हम जब अच्छे से समझ लेते हैं तभी हम उस लैंग्वेज को अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग अगर आप करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस की, तो उस अकाउंटिंग के लिए आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस को अच्छे से समझना होगा। और ये क्या चीज़ है, अभी हम 1 by 1 इसको समझेंगे और सीखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, concepts and conventions commonly known as, इन सब चीज़ों को हम जानते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से या गैप्स के नाम से। ठीक है, अब ये हम 1 by 1 इन वर्ड्स को भी एलोबरेट करेंगे। तो ये किसी भी अकाउंटिंग के लिए उसके सिद्धांत हैं, उसके लिए जो कंसेप्ट्स यूज़ की जाती हैं, कन्वेंशंस हैं, बेसिकली हम इनको गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। एंड दीज आर द बेसिक रूल्स, ये सब क्या है, बेसिक रूल्स हैं दैट डिफाइन द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो हमें अकाउंटिंग की थ्योरी बताते हैं, विच इज द बेस फॉर द अकाउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ विच फिनेंशियल, इसी बेस पर, इसी रूल्स पर हमारी अकाउंटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर द गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, गाइडलाइंस हैं फॉर प्रिपेयरिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नेचुरली हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट बनानी है। तो जब तक हमें ये नहीं समझ आएंगे तो हम अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बना पाएंगे। और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमें बेसिक बुक कीपिंग करना है, ठीक है, अकाउंटिंग करना है, वो कैसे कर पाएंगे जब तक हम इन रूल्स को नहीं समझेंगे। तो बेसिकली दीज प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, गाइडलाइंस हैं विच आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग द, जो हमें हेल्प करती हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है और क्या नेचर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स, जितने भी सिद्धांत हैं वो क्या है, रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली, ये अकाउंटेंट के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं सब जगह पर, सार्वभौमिक। वाइल कब फॉलो किए जाते हैं ये रूल्स, जब वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, जब हम अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दे आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग, बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, रूल्स हैं जो अकाउंटिंग करते समय फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इन सिद्धांतों को हम 2 कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं। एक कहलाते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरा कहलाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दोनों ही प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन कंसेप्ट्स और कन्वेंशन में क्या फर्क है। कंसेप्ट्स होता है मान्यताएं, एजम्पशंस, यानी जब हम अकाउंटिंग करते समय कुछ चीजों को अज्यूम करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशंस या फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट की जाती है। वो एजम्पशंस क्या हैं या कंसेप्ट क्या है, वो भी हम आगे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है, ये भी प्रिंसिपल है, दूसरा आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या चीज है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी
अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस से जब हमें कुछ बातें समझ आती हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए और उसको हम एक प्रिंसिपल में बांध देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि साइंस के अंदर जो प्रिंसिपल है कि हम कुछ भी अगर ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आता है। पेड़ पर कोई फल है, जब गिरेगा तो ऊपर आसमान में नहीं जाता, नीचे जाता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला धरती के अंदर एक ग्रेविटेशनल पावर है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो नीचे को खींचता है हर चीज को। ऐसे ही वो साइंस का प्रिंसिपल है। हमारे अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से कुछ आउटकम्स आए हैं और प्रिंसिपल्स यहाँ हम कहेंगे आर प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या कुछ ऐसे सिद्धांत जो फॉलो किए गए हैं बिजनेस के द्वारा पिछले कई टाइम से, कई सालों से। कन्वेंशंस में भी अंडरगो अ चेंज। जो कन्वेंशंस हैं, अब ये साइंस की तरह रिजिड नहीं है चीजें। यहाँ जो कन्वेंशन, जो हमने सिद्धांत अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से बनाए हैं, दैट मे बी चेंज। ठीक है, अंडरगो अ चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि इनको हमने इम्प्रूव भी किया है समय के साथ साथ, जिससे कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अब बेसिकली आपको इसमें ये याद रखना है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये दो तरह से हैं। ठीक है, क्लासिफाइड अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशंस। कंसेप्ट्स होती हैं एजम्पशंस, जो मान्यताएं हैं, जो हम चीजें अज्यूम करके चलते हैं अकाउंटिंग में, और ये क्या हैं, दीज आर दी प्रिंसिपल्स विच आर आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो हमारी प्रैक्टिसेस से हमारे आउटकम्स आए हैं, जो हमारे सिद्धांत बने हैं, वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। अब हम वन बाय वन पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखेंगे कौन कौन सी हैं, फिर कन्वेंशंस कौन कौन सी है, उसे हम डिस्कस करेंगे। यस क्लास, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या कंसेप्ट्स, हम दोनों में से किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। बेसिकली हम तीन तरह की अजम्पशंस लेते हैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहली अजम्पशन है आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरी है आपकी कंसिस्टेंसी अजम्पशन, ठीक है, और तीसरी है एक्रूअल अजम्पशन। ये तीन अजम्पशंस हैं जो हमें अपनी अकाउंटिंग के लिए फॉलो करनी है, कन्वेंशंस, तभी हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम्ड, इस अजम्पशन के हिसाब से क्या माना जाता है, अजम्पशन क्या ली जाती है जब हम अकाउंटिंग करते हैं, दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। इसमें हम ये मानकर बिजनेस शुरू करते हैं कि ये बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा। कभी भी कोई व्यक्ति बिजनेस जब शुरू करते हैं या कोई भी तरह का टाइप, तो ये सोचकर नहीं करते हैं कि कल हम बिजनेस बंद कर देंगे। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। ये मान्यता है, एजम्पशन है। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि बिजनेस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखकर किया जाता है। और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस, या हम इसके बिजनेस को कम कर देंगे सिग्निफिकेंटली। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट, इस कंसेप्ट की वजह से ही तो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये अजम्पशन ना होती तो हम कभी भी ये जो दो तरह के एक्सपेंडिचर मैंने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था, इनके बारे में अब मैं दोबारा नहीं बता रही। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। जिन खर्चों का बेनिफिट एक साल में उठाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिन खर्चों का बेनिफिट हम कई सालों तक उठाते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। जैसे मशीनरी परचेज की, कई सालों तक चलेगी, कई सालों तक चलेगी, ये मानकर करते हैं। इसलिए इसको ये ऐसा क्यों माना, गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बेस पर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड
एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन हुज बेनिफिट, जिसका बेनिफिट विल बी कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड, ऐसा खर्चा जिसका हम बेनिफिट उठा लेते हैं उसी साल में विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, जिस साल में वो किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के आधार पर फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। फिक्स एसेट्स, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं ना खर्चा मानकर, नहीं एसेट मानकर, एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, एंड दे आर डेप्रिसिएटेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अब ये बात आपको अभी समझ नहीं आई होगी। इनका ये कहना है कि जैसे आपने 2010 में अपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक एसेट खरीदी 1 लाख रुपीस की, तो उसको पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद 2011 में क्या उस एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपीस रहेगी? नहीं, वो पुरानी हो गई 1 साल, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, फिर अगले साल थोड़ी और कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी बुक्स के अंदर उस एसेट को कैसे दिखाएं? क्या 1 लाख की वैल्यू ही हमेशा दिखाते रहे, या उसमें से जितनी वैल्यू कम हो गई है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उतना डेप्रिसिएशन लेस करके बाकी वैल्यू दिखाएं? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है? अ मशीन परचेज्ड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 10 ईयर्स। एक मशीन है जो हमने खरीदी, ये एक्सपेक्ट किया कि वो 10 साल तक चलेगी। द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज स्प्रेड ऑन अ सुटेबल बेसिस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स फॉर असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ईच ईयर। अब हम इस मशीन को, जो कि सपोज करो 1 लाख रुपए की है, जिस साल खरीदी, अगर उसी साल खर्चों में डाल देंगे तो हमारा तो पहले साल में कंपनी घाटे में आ जाएगी। तो ये कहा गया कि ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट कई सालों तक आता है, ये बात कब ध्यान में रखी? क्योंकि हमारी एजम्पशन क्या है कि हम बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए, फॉरसिबल पीरियड के लिए चला रहे हैं। तो बेटर है कि हम इस एसेट को जो 1 लाख की है उसे 10 सालों में बांट दें उसको। तो 10 साल में उसकी वैल्यू कम करें, तो 10 से भाग करेंगे 1 लाख को, तो 10,000 आ गया। तो 10,000 रुपीज उसका वैल्यू डेप्रिसिएट करते जाएं। पहले साल अगर वो आपकी एसेट 1 लाख की खरीदी थी तो एंड ऑफ द ईयर 90,000 की रह गई, अगले साल वो 80 की रह गई, अगले साल वो 70,000 की रह गई। ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज नॉट ट्रीटेड। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी मशीन की? 1 लाख। इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो हमें उस 1 लाख को खर्चा मानकर उस साल के खर्चों में नहीं डालना चाहिए, बल्कि ऐसे खर्चों को जिनका बेनिफिट हम कई सालों तक उठाते हैं, उन्हें उतने नंबर ऑफ ईयर्स में स्प्रेड कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, तभी सही प्रॉफिट और लॉस निकल पाता है। तो ये बात हमने किससे सीखी? गोइंग कंसर्न एजम्पशन से सीखी। अगली एजम्पशन आती है कंसिस्टेंसी एजम्पशंस। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड, यानी अकाउंटिंग करने के अंदर बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं। सपोज किसी काम को करने के 5 मेथड है, तो ये कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग किसी एक मेथड से करते हो तो आप आने वाले सालों में उसी मेथड को फॉलो करो। समानता, कंसिस्टेंसी मतलब समानता रखो, क्योंकि अगर आपने मेथड चेंज किया तो कंपैरिजन करने में दिक्कत हो जाती है। दिस अजम्पशन सेज अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन सिलेक्टेड, जो अकाउंटिंग का तरीका आपने अपनाया है, एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड, अप्लाई करना चाहिए लगातार, कंसिस्टेंटली, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल वही तरीका अपनाना चाहिए। द कंसेप्ट helps in better understanding of accounting information and makes it comparable। तो ऐसा करने से जो यूजर्स हैं वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, और दूसरी बात मेक इट कंपैरेबल, इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले सालों से, और कंपैरिजन आसान हो जाएगा विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स, अगर एक मेथड अपना लिया जाता है तो उससे एलिमिनेट होता है पक्षपात, पर्सनल बायस, एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपैरेबल। एक तो कोई पक्षपात नहीं करेगा, अपनी मनमर्जी नहीं करेगा, दूसरा रिजल्ट्स जो हैं हम पिछले सालों से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो सेम मेथड से बनाए गए हैं। द कंसेप्ट इज particularly
important when alternative accounting practices are equally acceptable. ये assumption वहाँ important होती है जहाँ पर काम करने के तरीके ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। लेकिन जहाँ किसी काम को करने का तरीका एक ही है तो वहाँ तो इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो when alternative accounting practices are equally acceptable, और वहाँ हैं कि हम कौन सी चूज करें, कर सकते हैं, तो हमें इस एजम्पशन का ध्यान में रखना होगा कि कोई एक मेथड चूज करो और आगे आने वाले सालों में उसी से इस्तेमाल में लाओ, ठीक है। एग्जाम्पल, 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब ये बात आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेगी। किसी भी एसेट की वैल्यू हर साल कम होती है। अब वो वैल्यू कितनी कम होती है, कितने रेट से कम होती है और वैल्यू कैसे कम होती है, इसके लिए 2 मेथड हैं बेटा, जिसके लिए हम इसका डिटेल आपको उस चैप्टर में समझाएंगे। वो 2 मेथड का नाम है, एक का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। आर इक्वली एक्सेप्टेबल, दोनों ही मेथड अच्छे हैं। अंडर द एजम्पशन मेथड वंस चूजन, अब आपने अपनी बिजनेस के लिए जो सा मेथड चूज किया है एंड अप्लाइड शुड बी applied consistently year after year to make the financial statement comparable। तो आपने जो मेथड चूज किया है बेटा, आप उसी मेथड को आने वाले सालों में चूज करेंगे ताकि आप अपने अकाउंटिंग ईयर्स हर साल के जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर कर सकें अपने पिछले सालों से। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने इस एजम्पशन को फॉलो किया है, ठीक है। द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी changed if the law of accounting standard requires it, or the change will result in more meaningful presentation। अब इसमें ये कहा गया है कि आपने 2 में से कोई एक मेथड चूज करा है, लेकिन कभी कभी हमारे पास लॉ, कोई रूल, कोई रेगुलेशंस आ जाते हैं जिसके हिसाब से हमें वो मेथड चेंज करना पड़ता है। तो वी कैन चेंज दिस मेथड अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, तभी चेंज करना चाहिए। अदरवाइज आप कंसिस्टेंसी, जो एक मेथड चूज करते हैं उसी मेथड से अपनी अकाउंटिंग करें ताकि कंपैरिजन करना आसान हो सके और कोई पर्सनल जजमेंट ना हो सके। तो अभी हमने 2 एजम्पशन पढ़ी, गोइंग कंसर्न एजम्पशन और कंसिस्टेंसी एजम्पशन। नाउ थर्ड एजम्पशन, या एजम्पशन होता है मान्यताएं। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये बातें सोच कर हमें चलनी है। नेक्स्ट थर्ड एजम्पशन है हमारी एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए बेटा मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाना चाहूंगी। सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, जनवरी से दिसंबर, ठीक है। अब इस अकाउंटिंग ईयर में आपने माल बेचा लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, पैसा आपको 2020 में मिला। तो ये जो माल आपने बेचा ये सेल्स है, गुड्स सोल्ड है तो सेल्स कहलाएगा। तो ये कौन सी ईयर की सेल मानी जाएगी, जिस साल आपने माल बेचा या जिस साल आपको पैसा रिसीव हुआ। तो एक्रूअल एजम्पशन कहती है जिस साल आपने माल बेचा, माल आपके यहां से दूसरे के पास चला गया, ये उस साल की सेल मानी जाएगी। इस चीज को ध्यान मत रखो कि वो पैसा कब मिल रहा है, ये ध्यान रखो कि वो माल आपसे कब जा रहा है। एक्रूअल एजम्पशन ये कहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल एजम्पशन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एजम्पशन कहती है कि ट्रांजैक्शन बुक्स में कब रिकॉर्ड की जाएंगी, एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड, जब ये होती है ट्रांजैक्शन। एंटर्ड मतलब जब ये ट्रांजैक्शन हो, एंटर्ड इनटू एंड नोट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, ना कि तब जब आपकी सेटलमेंट हो, यानी जब आपका पैसा आए या जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। सिमिलरली ये तो मैंने सेल का एग्जांपल लिया, अब मैं आपका एक एक्सपेंसेस का एग्जांपल लेती हूँ। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने किसी ईयर में आपने गुड्स परचेज किए,
ठीक है, वो गुड्स जो आपने परचेज किए, चाहे आपने पैसा दिया है या नहीं दिया। सपोज मैंने माना पैसा नहीं दिया है, तो ये किस ईयर की परचेज मानी जाएगी? जिस ईयर में आपने इसको परचेज किया और उसको बेचा। उस ईयर में खरीद रहे हो तो उसी ईयर में सेल के लिए तो आप खरीद रहे हो ना गुड्स को, तो ये उस ईयर की परचेज मानी जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने 2018 में किसी को एडवांस पैसा दिया कि 2019 में माल मुझे देना। अब 2018 में आपने किसी को एडवांस पेमेंट दे दी कि 2019 में मुझे माल चाहिए। अब गुड्स आपके पास कब आ रहे हैं? परचेजेस कर रहे हैं कब? 2019 में। पैसा आपने कब दिया? 2018 में। तो ये किस ईयर की परचेजेस मानी चाहिए? 2018 की या 2019 की? 2019 की, 2019 की परचेज होनी चाहिए। ये बात एक्रूअल एजम्पशन कहती है। ठीक है, अब दोबारा ये लाइन देखो। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, transactions is recorded in the books of account at the time when it is entered into, not when the settlement takes place। जब ये होती हैं, ना कि जब सेटल हो। पैसे को नहीं देखना, कब आपके पास गुड्स आया या गया है उसको देखना है। ऐसे ही हम सब चीजों के लिए देखेंगे। तो ये थी हमारी तीनों एजम्पशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, थैंक यू बेटा।